नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी एक अरुण जी की है जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना अरुण जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मैं एक सामान्य नौकरी करने वाला युवा था। मैं उस औद्योगिक इलाके की एक फैक्ट्री में काम करता था जहां रात होते होते लोगों के चेहरे पर अजीब सा डर उतर आता था, क्योंकि वहां कोई भी इंसान अकेले रास्ते से नहीं गुजरता था। हर कोई किसी न किसी के साथ जाकर ही अपने घर पहुंचता था। जब पहली बार ये बातें मेरे तक पहुंची तो मैं इतना हंसा कि समझ ही नहीं पाया कि लोग इस जमाने में भी ऐसी बेकार बातों पर यकीन कैसे कर लेते हैं। अरे भाई, विज्ञान का द्वार है। भूत प्रेत जैसी चीजें बस कहानियों में ही चलती हैं। उस इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी, क्योंकि एक भयानक हादसे में कुछ मजदूर मारे गए थे और एक आदमी का सिर भारी मशीन से कटकर अलग हो गया था। तब से लोगों का मानना था कि वहां मरने वाले सब बेचैन आत्माएं बन गए हैं और वो सिर कटा आदमी भी एक डरावनी छाया बनकर रात में अकेले जाने वालों के सामने आ जाता है, जिससे लोग डरकर भाग खड़े होते हैं। लेकिन मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं पढ़ा लिखा था, सुपरवाइजर था, रोज अपनी बाइक से लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय करता था, सुबह भी और रात में भी, और एक बार भी कोई अदृश्य ताकत मेरे सामने नहीं आई। इसीलिए मुझे तो यह सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां ही लगती थीं। मेरे साथी जब भी मुझे इन बातों का जिक्र करते, मैं मुस्कुरा देता, उन्हें पुराने जमाने की सोच वाला कहकर चिढ़ाता और कहता कि उस दौर में अंधेरा ज्यादा होता था, बिजली कम थी, तभी लोगों को ऐसे भ्रम होते थे। लेकिन अब तो हर सड़क पर रोशनी है। भला भूत प्रेत इस जमाने में कहाँ घूमेंगे। और इसी बात पर मैं अक्सर मजाक करता और हंसी ठिठोली में ही ये चर्चा खत्म कर देता था। मैं अपने साथियों को हमेशा यही समझाता था कि यह सब बस उनका डर और अंधविश्वास है। वे भूतों से इतना घबराते हैं कि उन्हीं बातों को आगे फैलाते रहते हैं। और मैं उन्हें बार बार समझाता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है। पर मुझे कहाँ पता था कि जिन बातों पर मैं हंसता था, मजाक उड़ाता था, वही चीजें एक दिन मेरे साथ भी घट सकती हैं। मेरी नजर में तो भूत प्रेत जैसी कोई चीज थी ही नहीं। सर्दियों के दिन चल रहे थे, ठंडी हवा शरीर पर चुभ रही थी और उस रात मैं फैक्ट्री से देर से निकल रहा था क्योंकि एक मशीन अचानक बंद पड़ गई थी। मैं काफी देर तक उसे ठीक करता रहा, लेकिन कितनी ही कोशिशों के बाद भी वह चलने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे मैं बेहद परेशान हो गया था। आखिरकार मैंने तय किया कि अब दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। सुबह तरोताजा होकर आऊंगा, शायद तब समस्या खुद समझ में आ जाए। पहले भी 2 बार ऐसा कर चुका था और दोनों बार काम बन गया था, तो मैंने वही तरीका फिर अपनाने की सोची। इस सोच में लगे लगे आधी रात हो गई थी। रास्ता तो मैं रोज तय करता था, इसलिए डर की कोई बात नहीं थी। बस दिमाग उसी खराब मशीन में उलझा हुआ था कि कौन सा पार्ट खराब है जो पकड़ में नहीं आ रहा। फैक्ट्री से करीब 5 किलोमीटर निकल चुका था और चारों तरफ घनी धुंध छाई हुई थी। ऊपर चांद तो था, पर धुंध इतनी गहरी हो जाती कि उसकी रोशनी भी गायब हो जाती थी। मेरी बाइक की हेडलाइट तेज थी, फिर भी मैं सावधानी से चला रहा था, लेकिन ध्यान पूरा मशीन के पुर्जों पर ही अटका था। अचानक धुंध इतनी बढ़ गई कि हेडलाइट भी कुछ फीट से ज्यादा नहीं दिखा पा रही थी। तो मैंने बाइक की रफ्तार काफी कम कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मुश्किल से 10-12 फुट तक ही रास्ता दिखाई दे रहा था। तभी अचानक धुंध एकदम हटने लगी और जैसे ही सामने का दृश्य साफ हुआ, मैं पल भर के लिए जड़ हो गया। ठीक वैसा ही नजारा मेरी आंखों के सामने था जैसा साथी लोग बताया करते थे। सड़क के बीचों बीच एक ऊंचा लंबा आदमी चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसके कंधों पर सिर नहीं था और मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाया। मैं खुद से बार बार कह रहा था कि यह बिल्कुल सच नहीं हो सकता, जरूर मेरी नजरों का धोखा होगा। भला बिना सिर वाला कोई इंसान सड़क के बीचों बीच कैसे चल सकता है। लेकिन सामने का नजारा इतना साफ था कि मैं चाह कर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। मैंने घबराकर बाइक रोक दी और उसी पल वह बिना सिर वाला आदमी जो आगे आगे चल रहा था,
वह भी बिल्कुल मेरी ही तरह रुक गया, जैसे मेरी हर हरकत को देख रहा हो। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लग रहा था सीने से बाहर निकल आएगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी भूत प्रेत देखे ही नहीं थे, न ही कभी उन पर विश्वास किया था। और आज पहली बार मैं उसी बेनाम भूत से सामना कर रहा था जिसके बारे में मेरे साथी अक्सर बात करते थे। सर्द रात के बावजूद मेरे शरीर से पसीना बहने लगा, पूरा बदन बुखार की तरह कांप रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या करने वाला है। घबराकर मैंने सोचा कि मैं आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इसलिए धीरे धीरे बाइक को मोड़ने लगा, लेकिन निगाहें उसी पर टिकी रहीं। वह अब भी वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे देखा था। जैसे ही मैंने बाइक मोड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की, वह अचानक मेरे सामने आ खड़ा हुआ। यह देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि कुछ पल पहले वह सड़क की दूसरी तरफ था। यह यहां कैसे पहुंच गया? मैंने पीछे देखा तो वह पीछे भी खड़ा था, सामने देखा तो सामने भी वही मौजूद था। डर इतना बढ़ गया कि लगा मैं यहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर जाऊंगा, क्योंकि सड़क पूरी तरह सुनसान थी, न कोई गाड़ी न कोई इंसान। मैं दो बिना सिर वाले परछाइयों के बीच फंसा था, न आगे भाग सकता था न पीछे, और दोनों तरफ से वही मुझे घूर रहा था। दिमाग सुन्न हो चुका था, शरीर कांप रहा था, हाथ पैर अपने बस में नहीं थे। आखिरकार मैं घबराकर बाइक से नीचे कूद गया। बाइक गिर गई, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी। जान बची तो बाइक फिर ले लूंगा, लेकिन अगर मैं ही नहीं बचा तो बाइक का क्या करूंगा? मैं भागना चाहता था, पर डर ने जैसे पैरों को जकड़ लिया था। तभी अचानक दूर से किसी भारी शोर की आवाज आने लगी, किसी समूह के दौड़ते हुए पैरों की धमक, जैसे कई लोग एक साथ मेरी दिशा में आ रहे हों। उस आवाज ने मेरे मन में एक उम्मीद जगा दी कि शायद मदद मिल जाए और यह डरावना साया मुझे पकड़ न पाए। लेकिन उसी समय मैंने देखा कि पीछे खड़ा वह सिर कट चुका भूत तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगा, जिससे मेरी सांसें रुक सी गईं। दूसरी तरफ से आती आवाजें और पास आ रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ चीखते, हंसते, गाते हुए मेरी तरफ चले आ रहे हों, मानो कोई बारात पैदल ही सड़क से गुजर रही हो। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह बिना सिर वाला आदमी पलक झपकते ही मेरे बिल्कुल पास आ गया। और अजीब बात यह थी कि सिर न होने के बावजूद उसे ठीक ठीक पता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। उसने मेरी बाइक को सीधा किया, मुझे सीट पर बैठाया और मुझे लगा जैसे मैं किसी भयानक सपने में फंस गया हूँ, क्योंकि वह अपने हाथ के इशारों से संकेत कर रहा था कि बाइक चालू करो और यहाँ से निकलो। मैं डर के मारे उसे घूरता रहा। उसके कंधों पर सिर बिल्कुल नहीं था, सिर्फ शरीर और हाथ पैर दिख रहे थे, लेकिन न जाने वह कैसे देख पा रहा था। फिर भी वह मुझे बार बार इशारा कर रहा था कि जल्दी चलो। वह मेरे पीछे की सीट पर बैठ गया और मेरी पीठ पर थपकी देकर जैसे कह रहा था कि देर मत कर, जल्दी निकल। न जाने कैसे, पर मानो किसी जादू के असर में मेरे हाथ पैर उसके आदेश मानने लगे और मैं बाइक तेज चलाने लगा, जबकि वह मेरे पीछे चिपका बैठा था। उधर पीछे से पैरों की तेज धमक और बढ़ती जा रही थी। जितना मैं बाइक तेज करता, उतनी ही तेजी से पीछे से कोई भीड़ आती हुई महसूस होती, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ रहे हों। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ये कौन लोग हैं, कोई बारात है या कुछ और, लेकिन अंधेरे में बिना रोशनी के बारात भी कैसी। फिर भी दिमाग इतना डरा हुआ था कि मैं बस यही चाहता था कि पीछे से आती वो भीड़ मुझे पकड़ ले, ताकि शायद मैं इस सिरकटे भूत से छुटकारा पा सकूं। तभी अचानक वह बिना सिर वाला आदमी मेरी पीठ पर जोर से ठोक कर जैसे कहने लगा, और तेज चलाओ। आगे एक चौराहा आया तो उसने दाहिनी तरफ मुड़ने का इशारा किया और मैं बिना सोचे समझे उसी दिशा में मुड़ गया, जैसे उसकी मर्जी का गुलाम बन गया हूं। थोड़ी देर बाद धुंध और घनी हो गई, सड़क गायब सी लगने लगी और तभी ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी गहरे गड्ढे में गिर रहा हूं और अगले ही पल मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब होश लौटा तो मैंने खुद को एक बड़े से कमरे में पाया, जैसे किसी स्टोर रूम जैसा। मैं फर्श पर पड़ा था। ऊपर की छत पर मोटे मोटे मकड़ी के जाले थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और एक पुराना लालटेन धीमी लौ में जल रहा था। लालटेन की पीली लौ पूरे कमरे में फैली हुई थी और उसी के पास एक जवान लड़का चुपचाप बैठा सामने की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं होश में आ चुका हूं, वह तुरंत उठकर मेरी तरफ आया। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं हूं कहां, मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बाइक कहां गई और यह कौन सी जगह है। वह लड़का पास आकर बोला, अच्छा हुआ तुम जाग गए। तुम तो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच गहरी नींद में पड़े थे। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। कोई गाड़ी टक्कर मार देती तो पता नहीं क्या हालत हो जाती।
मैं रास्ते से गुजर रहा था, तभी तुम्हें बेहोश पड़ा देखा। पहले तो लगा शायद हादसा हुआ है, लेकिन जब देखा कि तुम बस बेसुध पड़े हो, तो मैंने सोचा तुम्हारी मदद करूं। तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम जागे ही नहीं। इसलिए तुम्हें उठाकर यहाँ पास की इस फैक्ट्री में ले आया और बाद में तुम्हारी बाइक भी ले आया। बाइक वहीं है तुम्हारे पास। वो मुझसे बार बार पूछ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि उसे तो मैं ठीक ठाक और पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ था। ये लड़का कौन है, ये जगह कौन सी है, और सबसे बड़ी बात, वह बिना सिर वाला भूत कहाँ गायब हो गया। मैंने डरते डरते उसे सारी बात बताना शुरू की। कैसे वह डरावना सिरकटा भूत मेरे सामने आ गया, कैसे उसने मुझे परेशान किया, और कैसे उसी की वजह से मैं यहाँ पहुंचा। मैं उसे उस भूत को कोसते हुए कह रहा था कि वह बहुत खतरनाक है, लोगों को डराता है, नुकसान पहुंचाता है, और मेरे दोस्तों ने जो कहानियां सुनाई थीं वे सब सही निकली, जबकि मैं ही गलत था जो उन बातों को मजाक समझता था। मेरी पूरी बात सुनकर लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हारी मुलाकात सच में उस सिरकटे से हो गई? मैंने तुरंत कहा, हाँ, उसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है। वह बेहद डरावना और बुरा भूत है। इस पर लड़का बोला, चलो अब चिंता मत करो, वह तुम्हारा अब कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। मैंने घबराते हुए उससे पूछा कि मैं आखिर हूँ कहाँ, क्योंकि मुझे तो जगह किसी फैक्ट्री जैसी लग रही थी। तब वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। उस लड़के ने बताया कि यह एक बहुत पुरानी फैक्ट्री है जो कई सालों से बंद पड़ी है, और वह यहाँ चौकीदार के तौर पर तैनात है। पूरी देखरेख का जिम्मा उसी के पास है। मैंने उससे फैक्ट्री का नाम पूछा, क्योंकि इलाके की ज्यादातर फैक्ट्रियों के नाम मैं जानता था, लेकिन यह कौन सी जगह है यह समझ नहीं पा रहा था। तब वह बोला कि नाम छोड़ो, पहले यह सोचो कि तुम्हारी जान बच गई, यही बड़ी बात है, और अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। वह सिरकटा भूत इस फैक्ट्री के अंदर कदम भी नहीं रख सकता। मेरी इजाजत के बिना कोई यहाँ नहीं आ सकता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने पूछा कि पानी पियोगे? मैंने हाँ कहा तो वह बोला कि चलो, थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, मेरे पीछे आओ। मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ उस कमरे से बाहर निकला और अंदर की फैक्ट्री का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। पूरी इमारत भारी गंदगी से भरी थी, जैसे कई सालों से कोई सफाई न हुई हो। हर तरफ धूल, जाले और कचरा फैला था, और सड़न की ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई पुराना मांस सड़ रहा हो। चलते हुए मेरी नज़र दीवार पर पड़े कुछ पुराने धुंधले अक्षरों पर पड़ी, और जब मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही मशहूर फैक्ट्री थी जिसमें सालों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। कई मजदूर मारे गए थे, कई घायल हुए थे, और उसी घटना के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और इलाके में यही अफवाह थी कि उसी फैक्ट्री का एक मजदूर सिर कट जाने के बाद भूत बन गया है। ठीक वही जिसके बारे में मेरे साथी बातें करते थे, और जिसे मैंने आज रास्ते में देखा भी था। मैं फिर से घबराहट में भर गया। तभी लड़का बोला कि दाईं तरफ मुड़ जाओ, वहां पानी का मटका रखा है। मैं उससे कई सवाल पूछना चाहता था, लेकिन डर और प्यास के कारण गला सूख चुका था। इसलिए उसके कहने पर मुड़ गया और देखा कि आगे 4-5 बड़े मटके रखे थे, जो बाहर से काफी गंदे लग रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह बोला, देखो भाई, फैक्ट्री तो सालों से बंद है, सफाई अकेला कितना कर पाऊं। एक तरफ साफ करता हूं, दूसरी तरफ फिर गंदगी जमा हो जाती है। पर चिंता मत करो, मटकों का अंदर का पानी बिल्कुल साफ है, मैं भी यही पानी पीता हूं। उसकी बात सुनकर मुझे लगा शायद सच कह रहा है, और मैं धीरे धीरे एक मटके की तरफ बढ़ गया। मटके पर मिट्टी का ढक्कन रखा था, जो इतना बड़ा था कि जैसे आधा मटका जमीन में ढंसा हो और आधा ऊपर दिखाई दे रहा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर जैसे ही ढक्कन हटाया, उसी पल उस मटके के अंदर से वही सिरकटा भूत बाहर उभर आया, और उसे देखते ही मेरे शरीर में झटके दौड़ गए और मैं डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब दोबारा होश आया तो 2 लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, और होश आते ही सारी घटनाएं अचानक मेरी स्मृति में लौट आईं। कैसे मैं अपनी बाइक से घर जा रहा था, कैसे घनी धुंध में रास्ता खो बैठा, कैसे वही सिरकट्टा भूत सामने से आ गया और फिर पीछे भी दिखने लगा, कैसे किसी भीड़ जैसी आवाज मेरे पीछे दौड़ती हुई महसूस हुई, और कैसे वह भूत मेरे बिल्कुल पास आकर मुझे बाइक पर बैठा गया और जाने का इशारा करता रहा। मुझे धुंध ने फिर घेर लिया और ऐसा लगा जैसे मैं किसी खाई में गिर रहा हूं, और फिर बेहोश हो गया।
जब आंख खुली तो खुद को इसी फैक्ट्री के अंदर पाया और देखा कि चौकीदार जैसा दिखने वाला लड़का एक दूसरे युवक के साथ बैठकर बात कर रहा है। दोनों कभी हंसते, कभी चुप हो जाते, और जैसे ही उसे यह पता चला कि मैं जाग गया हूं, वह मेरी तरफ बढ़ा, जबकि दूसरा वहीं बैठा रहा। मैं उसे देखकर हैरान था कि वह आखिर इस डरावनी, हादसों से भरी, भूतों की अफवाहों वाली जगह में कैसे चौकीदार बनकर रहता है। यह वही बदनाम फैक्ट्री थी जिसमें बड़ी दुर्घटना हुई थी और जिसके बारे में मेरे दोस्तों ने मुझे चेतावनी दी थी, जिन्हें मैं कभी गंभीरता से नहीं लेता था। और अब वही बातें सच लग रही थीं। फिर भी मन में सवाल घूम रहा था, ये दूसरा लड़का कौन है और मटके से वह सिरकटा भूत कैसे निकल आया जिसने मुझे दोबारा बेहोश कर दिया। तभी चौकीदार मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, तुम कितने डरपोक हो यार, मटके में क्या देख लिया था तुमने कि सीधा बेहोश हो गए। उसमें तो सिर्फ पानी था। चलो मैं फिर से दिखाता हूं। लेकिन मैं मटके की तरफ दोबारा जाना नहीं चाहता था। गला सूख रहा था, प्यास बहुत लग रही थी, पानी चाहिए था, पर हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने घबराकर उससे कहा कि चौकीदार साहब, अगर हो सके तो थोड़ा पानी आप ही ला दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उस बड़े मटके के पास जाऊं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसी में से सिरकटे भूत को निकलते देखा था। इस पर वह चौकीदार जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं भी तो वहीं खड़ा था। अगर कुछ होता तो मुझे भी दिखता। तुम्हारा दिमाग अभी ठीक से काम नहीं कर रहा। तुम डर की वजह से उलट पुलट चीजें देख रहे हो। तुम्हें आराम चाहिए, पानी में ला देता हूं। फिर उसी मटके से पानी भरकर एक बर्तन में लाया और मुझे पकड़ा दिया। पानी का स्वाद थोड़ा कसैला लगा, मगर प्यास इतनी थी कि मैंने सब पी लिया। और जैसे ही पानी गले में उतरा, नींद सी छाने लगी, जैसे कई रातों से सोए बगैर चल रहा हूं। मैं चाहकर भी जाग नहीं पाया और फिर गहरी नींद में डूब गया। आंख बंद होने से पहले मैंने दोनों लड़कों को तेज तेज हंसते सुना। चौकीदार और वह दूसरा लड़का, जिसे मैं जानता भी नहीं था। वे आपस में हंसते हुए कह रहे थे, अब यह कुछ देर तक बेहोशी में रहेगा, फिर हम अपना काम कर पाएंगे। और उनके ठहाके मेरे कानों में गूंजते रहे, जबकि मैं नींद की दुनिया में खो गया। जब दोबारा होश आया तो अब भी अंधेरा ही था और किसी के हाथ मुझे हिलाकर उठा रहे थे। मैंने जैसे ही आंखें खोली, सामने वही सिरकटा भूत खड़ा था। इस बार उसका अपना सिर उसके हाथों में था और आवाज उसी सिर से निकल रही थी। जिंदगी में इतना डरावना पल मैंने कभी नहीं देखा था। उसका शरीर धड़ अलग खड़ा था और सिर हथेलियों में पकड़ा हुआ। फिर भी वह मेरी तरफ देखते हुए कह रहा था, मेरे पीछे आओ, जल्दी करो, नहीं तो तुम यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे। वे लोग आते ही होंगे और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी मौका है, चलो। मैं हैरान था कि जिस सिरकटे भूत से मैं इतना डरा हुआ था, वही अब मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है और उसका सिर उसके हाथों में क्यों था। मेरे साथ हो रही यह घटना इतनी अजीब थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस पर भरोसा करूं या नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं किसी भयानक सपने में फंस गया हूं, क्योंकि सपनों में ही ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं जो असल जिंदगी में कभी नहीं होती। मैं समझ रहा था कि यह सब कोई डरावना स्वप्न है और शायद मैं अभी आंख खोलूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना मैं अपनी आंखें बंद खोलकर खुद को जगाने की कोशिश करता, उतना ही साफ हो रहा था कि यह सपना नहीं, कड़वी हकीकत है। वही सिरकटे भूत का सिर जिसे वह हाथों में पकड़े था, उसी से आवाज आ रही थी और बार बार मुझे चेतावनी दे रहा था, हमारे पास समय बहुत कम है, वे लोग कभी भी आ सकते हैं। अगर वे आ गए तो तुम कभी बाहर की दुनिया में नहीं लौट पाओगे। अभी मौका है, उठो और मेरे साथ चलो। आगे और मुश्किलें होंगी, पर पहले इस जगह से तो निकलना जरूरी है। क्या तुम सच में अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते? क्या तुम यहीं फंस कर रहना चाहते हो? मैं अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर उठाया और बोला, दोस्त, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, मुझे गलत मत समझना। पहले भी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम मेरे रूप से डर गए। मैं डराना नहीं चाहता, पर मेरा रूप ही ऐसा है। मैं क्या करूं? अब जल्दी करो, चलो मेरे साथ। देर हुई तो मैं भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन मेरे मन में अविश्वास भरा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि मैं उस पर भरोसा क्यों करूं? आखिर वही तो मुझे इस मुसीबत में लाया। वही वह भूत है जिसके बारे में लोग डरावनी बातें करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो मैं उस पर यकीन कैसे करूं? तब वह शांत आवाज में बोला, नहीं दोस्त, मैं वैसा नहीं हूं जैसा लोग कहते हैं।
मेरा सिर धड़ पर नहीं है। इससे मैं और क्या कर सकता हूं? यह बहस करने का समय नहीं है। यह जगह बहुत खतरनाक है। तुम मुझे गलत समझते हो, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं। अब मैं पूरी तरह होश में था और वह सिर कटा भूत मुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह मेरा दुश्मन नहीं, बल्कि एक मददगार बनकर खड़ा है। वह मुझे लगातार समझा रहा था कि वह सच में मेरी मदद करना चाहता है और चाहता है कि मैं इस भयावह भूल भुलैया से बाहर निकल जाऊं। वह बार बार कह रहा था कि मैं उससे डरूं नहीं, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इस शापित जगह से बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर मैं यहां ज्यादा देर रहा तो हमेशा हमेशा के लिए इस भूतिया जगह में फंस जाऊंगा। मुझे लगेगा कि मैं जीवित हूं, लेकिन सच में मैं भी एक प्रेत बन जाऊंगा और उसी भ्रम में भटकता रहूंगा। उसने कहा कि यह जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ फंसा इंसान सोचता रहता है कि वह अब भी सामान्य दुनिया में है। उसे कभी कॉलोनी दिखाई देगी, कभी घर जैसा कोई रास्ता, लेकिन वो सब इस स्थान की मायावी चालें होती हैं, जो बिल्कुल नकली होती हैं। यहाँ की दुष्ट आत्माएं बहुत शक्तिशाली और सक्रिय हैं, और वे ऐसे खेल खेल कर मजा लेती हैं जिनसे इंसान की पीड़ा बढ़ती है, क्योंकि मेरे डर, मेरी चीखें और तकलीफ से ही उन्हें ऊर्जा मिलती है और उनका बल बढ़ता जाता है। मैं जिसे अब तक डरावना और खतरनाक भूत समझ रहा था, वही वास्तव में मुझे यह जाल समझा रहा था ताकि मैं बच सकूं। उसका कहना था कि जो भी इस जगह फंसता है, उसका समय यहीं अटक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि दिन बीता या रात। अगर दिन है तो वही दिन अनंत तक खींचता लगता है, और अगर रात है तो वह रात कभी खत्म ही नहीं होती। समय यहां रुक जाता है और इंसान पागल होने लगता है। मेरे पास अब और कोई रास्ता बचा ही नहीं था और मुझे लगने लगा था कि शायद मैं कभी वापस घर नहीं पहुंच पाऊंगा, जैसे मेरी मौत तय हो चुकी हो। मैं उस सिर कटे भूत से बेहद डरा हुआ था। हमेशा सोचता था कि उसी की वजह से मैं इस मुसीबत में फंस गया हूं, लेकिन वह शांत स्वर में बार बार कह रहा था कि हाँ, वह आत्माओं में से है, पर वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह तो मदद करना चाहता है, लेकिन जो भी उसे देखता है उसके रूप से डर कर उसे गलत समझ लेता है और यही सोचकर भागता है कि वह उसे मार देगा। वह कह रहा था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि रास्ता दिखाता है ताकि कोई गलती से इस मायावी जाल में न फंस जाए, और लोगों को बाहर निकालना ही उसका इरादा है। इतना कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ा, सिर अपनी गर्दन पर रखा और देखते ही देखते उसका सिर बिल्कुल सही तरह से धड़ पर फिट हो गया। अब वह बिल्कुल सामान्य, एक मुस्कुराता हुआ युवा लड़का लग रहा था। पहली बार उसे इस रूप में देखकर मुझे उससे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, और अब मैं उसके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने फिर बताया कि जिस कॉलोनी से हम गुजरेंगे, वहां बहुत सी खूबसूरत लड़कियां दिखेंगी जो हम दोनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगी। वे भी हमें अपनी तरह की आत्माएं समझेंगी और मुझे उनके बीच ऐसे ही व्यवहार करना है जैसे मैं नया नया भूत बना हूं। वह बोलेगा कि मैं अभी इस जगह से अनजान हूं और मुझे सीखना बाकी है। उसके निर्देश के मुताबिक मुझे एक जगह पर रुककर उसका इंतजार करना था, जबकि वह उनसे बात करके अपनी तरफ खींच लेगा ताकि हम बिना शक पैदा किए अगले पड़ाव की ओर जा सकें। हम दोनों उस फैक्ट्री की अंधेरी बाहरी गलियों से आगे बढ़े। अजीब बात यह थी कि उस जर्जर जगह में यहां वहां हल्की रोशनी भी नजर आ रही थी। आगे एक बड़ा पुराना दरवाजा था, जिस पर ताला तो नहीं था, पर वह बंद था। उसने कहा था कि मुझे अब आगे क्या दिख सकता है, सबके लिए तैयार रहना। वह दरवाजे पर कई बार दस्तक देने लगा और कुछ देर में अंदर से एक भारी खनकती आवाज आई, रुको, खोल रही हूं। दरवाजा खुला तो सामने एक ताकतवर, बलिष्ठ और सफेद बालों वाली महिला खड़ी थी, बिल्कुल किसी महिला पहलवान जैसी। उसने हम दोनों को सिर से पांव तक गौर से देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि हम कौन हैं। मेरा सिर जोड़ा हुआ साथी धीरे से उसके पास गया और धीमे स्वर में कुछ समझाया, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतोष भरी मुस्कान आ गई और उसने हाथ से इशारा किया कि अंदर चले जाओ। वह मुस्कान मुझे बेचैन कर रही थी। मेरा सिर जुड़ा दोस्त इशारा कर चुका था कि उसके पीछे चलूं, लेकिन मैं बार बार उस बूढ़ी पहलवान सी दिखने वाली औरत को देख रहा था। बाहरी रूप से वह किसी आम इंसान जैसी लगती थी, भूत जैसी कोई पहचान उसमें नहीं दिखती थी, पर उसके चेहरे की वह खामोश, जानती सी मुस्कुराहट मेरे मन में लगातार शक पैदा कर रही थी। मेरे मन में तेज तेज सवाल उठ रहे थे। क्या मैं किसी और बड़े खतरे में तो नहीं घुस रहा? कहीं यह सिरकटा साथी मुझे किसी धोखे में लेकर तो नहीं जा रहा?
लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसी के पीछे पीछे चल पड़ा। आगे जाते ही मैंने देखा कि एक लंबी कतार में कई कोठरियां थीं, जिनके अंदर अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही हम आगे बढ़ते, उन कमरों से एक एक करके खूबसूरत जवान लड़कियां बाहर निकलने लगीं। उनके चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट थी और वे मुझे हाथ के इशारों से अपनी ओर बुला रही थीं। मेरा सिर जुड़ा साथी उनसे बात करने लगा और समझाने लगा कि मैं यहाँ अभी अभी आया हूँ, किसी नियम कायदे को नहीं जानता, और वह मुझे सरदार के पास ले जा रहा है क्योंकि मुझे वहां पेश करना है। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की मेरे बिल्कुल पास आ गई और इस तरह मुझसे चिपकने लगी मानो मुझे जिंदा निगल जाएगी। उसका व्यवहार इतना अजीब और आक्रामक था कि मैं अंदर से कांप रहा था, मगर डर को चेहरे पर नहीं आने दे रहा था। मुझे डर था कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि मैं आत्मा नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान हूं। तभी मेरा वह सिरकटा साथी मेरे पास आया और लड़की से बोला, मैं यहां हूं ना, अभी इसे सरदार के पास ले जाना है, वापसी में इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, तब जी भर कर इसके साथ खेल लेना, जब तक मन भर ना जाए। लेकिन वह लड़की जैसे बेकाबू हो चुकी थी, मेरे शरीर से ऐसे चिपक रही थी मानो वह वास्तव में मुझे नुचा खसोट ही डालेगी। वह बार बार कोशिश कर रही थी कि मुझे अपनी कोठरी में खींच ले। उसके चेहरे और व्यवहार में इंसानों जैसा ही सब कुछ दिख रहा था। कहीं से भी वह किसी प्रेत आत्मा जैसी नहीं लग रही थी, पर उसका जुनून और उसकी पकड़ समझा रही थी कि वह सामान्य नहीं है। मेरी धड़कनें जोर जोर से गूंज रही थीं। तभी मेरा सिर कटा दोस्त गुस्से में बोला, अगर तुमने इसे अभी नहीं छोड़ा तो मैं सरदार के सामने तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और यह सुनते ही वह लड़की अनमनेपन से सही, मगर धीरे धीरे मेरी पकड़ ढीली करने लगी। मेरे साथी ने उस लड़की को डांटते हुए कहा कि अगर उसने अभी मुझे नहीं छोड़ा तो उसे सजा मिल सकती है। तभी वह अनमने मन से मुझसे दूर हुई, लेकिन जाते जाते कह गई कि जब मैं वापस आऊं तो सबसे पहले उसी के पास आऊं, क्योंकि वह मेरा इंतजार करेगी। सच कहूं तो यह दुनिया किसी पागल कर देने वाले माया जाल से कम नहीं थी। हर कदम पर नई आकृतियां, अलग अलग किस्म के भूत, सबके अपने किस्से और अपने नियम। इस भूतिया फैक्ट्री में एक तरह का राजा भी था, जो सबसे ताकतवर माना जाता था और जिसका आदेश मानना हर आत्मा का कर्तव्य था। उसकी अवहेलना करने पर भयंकर सजा मिलती थी। मुझे डर था कि कहीं मेरा सिर जुड़ा साथी वास्तव में मुझे उसी राजा के सामने तो नहीं ले जा रहा, और अगर उसने यह पहचान लिया कि मैं कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान हूं, तो मेरी क्या हालत करेगा। इसी सोच से मेरा डर और बढ़ रहा था। दिल की धड़कन कभी तेज होती, कभी धीमी, और मैं मजबूरी में अपने साथी पर भरोसा कर रहा था, क्योंकि वह हर पल मेरे साथ चल रहा था। हम धीरे धीरे उस लेडीज कॉलोनी से बाहर आ गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वे सब लड़कियां अब भी वहीं खड़ी हमें जाते हुए घूर रही थीं। कभी खिलखिला रही थीं, कभी आपस में झगड़ रही थीं, जैसे कोई खिलौना उनसे छिन गया हो और अब उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रही हो। तभी मेरा साथी जल्दी से फुसफुसाया, पीछे मत देखना, बिल्कुल मत देखना, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम इंसान हो। बस आगे की तरफ देखते रहो। मेरा डर चरम पर था, लेकिन मैं उसके कहे अनुसार सिर उठाए आगे बढ़ता रहा। आगे एक और बड़ा दरवाजा था। ताला नहीं लगा था, पर खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा साथी फिर दस्तक देने लगा और कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा निकलकर हम दोनों को ध्यान से देखने लगा और बोला, कहाँ जाना है इस समय? मेरे साथी ने शांत स्वर में कहा कि हम सरदार से मिलने आए हैं। बूढ़ा बोला कि सरदार तो अभी यहाँ नहीं है। तब मेरा साथी बोला कि हाँ, मुझे पता है, उन्होंने जाते वक्त मुझे सब बता दिया था और कहा था कि जब सही समय हो तब मैं यहीं पहुंच जाऊं और उनका इंतजार करूं। बूढ़ा फिर मेरी तरफ उंगली करके बोला, इसे मैं पहचानता नहीं, ये कौन है? तुम तो परिचित हो, लेकिन इसे पहली बार देख रहा हूं। तब मेरा साथी बिना झिझक बोला, ये अभी अभी यहां पहुंचा है, सड़क पर भटक रहा था और दूसरी कॉलोनी वाले इसे पकड़ कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इसे उसी वक्त देख लिया। मेरा सिर जोड़ा साथी उस दाढ़ी वाले को समझा रहा था कि उसने दूसरे कॉलोनी वालों को मुझे पकड़ने से रोक दिया था और अब मुझे सरदार से मिलवाना जरूरी है, ताकि सरदार इस जगह के सारे नियम कानून बता सके और मैं उनकी कॉलोनी का सदस्य बन सकूं। लेकिन सफेद दाढ़ी वाला आदमी मुझे लगातार ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि मैं कोई आत्मा हूं। उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरे साथी से पूछा, इसकी मौत कैसे हुई, कहां हुई?
तब मेरे साथ चल रहा वह सिरकटा भूत बोला कि मेरी मौत बाइक से गिरने के कारण हुई है। दाढ़ी वाला तुरंत पूछ बैठा, कौन सी जगह पर? जिस पर मेरा साथी बोला कि उनकी सीमा रेखा में ही यह हादसा हुआ था। यह सुनकर दाढ़ी वाले ने कहा कि अभी कोई आगे नहीं जाएगा जब तक वह खुद जाकर यह जांच न कर ले कि सच में वहां कोई हादसा हुआ था या नहीं। अगर हुआ होगा तो बाइक भी उसी जगह पड़ी होगी। मेरे साथी ने कहा कि हादसा अभी ज्यादा देर पहले नहीं हुआ और बाइक भी वहीं पड़ी है, चाहे तो जाकर देख सकता है। दाढ़ी वाला बोला, ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूं, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर तुमने नियम तोड़ा तो मैं सरदार से कहूंगा और वो तुम्हें सजा देकर काल कोठरी में डाल देंगे। जानते हो ना, वही अंधेरी जगह जहां गंदी बदबू आती रहती है। मेरा साथी बोला, हाँ जाओ, हम यहीं खड़े रहेंगे। और दाढ़ी वाला बार बार पीछे मुड़कर चेतावनी देता हुआ बाहर चला गया कि उसकी गैर हाजिरी में हम जरा भी हिलना नहीं। उसके जैसे ही ओझल होते ही मेरा सिरकटा दोस्त मेरी तरफ झुककर जल्दी जल्दी बोला कि हमारे पास बहुत कम समय है। उस आदमी के लौटने से पहले ही मुझे यहां से बाहर निकालना होगा, नहीं तो हम दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। लेकिन उसने यह भी कहा कि अभी असली खतरे खत्म नहीं हुए, आगे एक और मुश्किल आने वाली है। उसने बताया कि आगे एक बड़ा सा बंगला दिखाई देगा और उस बंगले में भी कुछ मायावी लड़कियां होंगी और वहां पहुंचकर मुझे खुद ही अपना बचाव करना होगा, क्योंकि उस जगह पर वह मेरी मदद नहीं कर पाएगा। वह बोला कि आगे मिलने वाली लड़कियां यहां वाली आत्माओं जैसी नहीं होंगी, उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होगा। उनसे बचने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने विश्वास में लेने के लिए तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्हें जरा भी शक हो गया कि तुम जीवित हो तो वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगी और तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जाने वाली असली चाबी उन्हीं के पास है। इसलिए उनका भरोसा जीतना ही एकमात्र रास्ता है। उसने हड़बड़ी में कहा कि जल्दी करो, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूं, इससे पहले कि दाढ़ी वाला लौट आए। मैंने परेशान होकर पूछा कि फिर उसका क्या होगा, क्या उसे सजा मिलेगी? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि वह ऐसी सजाओं का कई बार आदी हो चुका है, उसे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरी चिंता ना करूं और बस उसके साथ चलूं। मैं उसके पीछे पीछे आगे बढ़ा और जल्द ही सामने एक और दरवाजा आया। उसने उसे खोलते हुए कहा, अब तुम निकल जाओ, जैसा बताया है वैसा ही करना, वरना तुम कभी नहीं बच पाओगे। मेरा मन घबरा उठा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से इस सिरकटे दोस्त को फिर सजा झेलनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। जैसे उसने कहा, मैं उस दरवाजे से बाहर कदम रख गया और बाहर की दुनिया बिल्कुल अनजान और अजीब लगी। आसमान धुंधला था, जैसे ढलती शाम हो। चारों ओर हल्की धुंध तैर रही थी। जब पीछे मुड़ा तो वहां ना वह भूतिया फैक्ट्री थी और ना ही वह दरवाजा, बस अंतहीन जंगल फैला हुआ दिखाई दे रहा था। मैं बुदबुदा उठा, हे भगवान, मैं कहां आ गया? अब क्या होगा? क्या यहां से बच भी पाऊंगा? आगे चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन पहचान की कोई चीज नहीं थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हवा में एक अलग तरह की मीठी खुशबू तैरती महसूस हुई। झाड़ियों से निकलकर जब आगे आया तो सामने एक खूबसूरत बगीचा था, अजनबी फूलों से भरा हुआ, जिनकी खुशबू इतनी मोहक थी कि मेरे भीतर की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। जैसे ही नजर आगे गई, एक सुंदर सा बंगला दिखाई दिया, जिसके आसपास कुछ लड़कियां घर के कामकाज करती दिख रही थीं। ये वही जगह थी जहां पहुंचने के लिए मेरे सिरकटे साथी ने मुझे चेतावनियां दी थीं, और मैं उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं उन लड़कियों की तरफ बढ़ा और जैसे ही उनके पास पहुंचा, वे सब अपना काम छोड़कर मुझे देखने लगी। मैंने गिनकर देखा तो कुल 6 जवान, बेहद खूबसूरत और अमीर घराने जैसी दिखने वाली लड़कियां थीं, जिनके कपड़े और पूरा बंगला ही उनकी शान दिखा रहा था। मुझे अपने सिरकटे दोस्त की हर बात याद थी, किस तरह उनसे बात करनी है, कैसे भरोसा जीतना है। इसलिए मैंने वही तरीका अपनाना शुरू किया। लड़कियों के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बस एक बार मुझे देखकर उन्होंने फिर अपना काम संभाल लिया। मैंने माहौल सामान्य रखने के लिए उसी तरह बात की जैसे मुझे बताया गया था और कहा, आप लोगों को घर के काम के लिए एक नौकर चाहिए था ना? तभी उनमें से एक लड़की उठकर मेरी तरफ आई और बोली, हाँ, मुझे ही चाहिए था, आओ, मैं तुम्हें सब सिखा देती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, कहीं वह मुझे पहचान न ले कि मैं जिंदा इंसान हूँ। वह आगे आगे चली और मैं उसके पीछे बड़े से शानदार कमरे में पहुंचा।
जहां हर चीज इतनी महंगी थी कि लगता था किसी रईस का कक्ष हो। फर्नीचर से लेकर पर्दों तक सब कुछ चमकता हुआ। अचानक वह पलंग पर लेट गई और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। मेरा उछलकर गले में आ गया। यह क्या होने वाला है? यह कौन सा काम है? मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया। तभी उसकी नरम आवाज आई, वहां क्या खड़े हो, इधर आओ। अब वह पूरी तरह निर्वस्त्र थी और उसका गोरा बदन मेरे सामने था। मैं बुरी तरह घबरा चुका था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि मेरे दोस्त ने ऐसा कोई हिस्सा नहीं बताया था। फिर उसने इशारा करते हुए कहा, वह तेल की शीशी उठाओ और मेरे शरीर पर अच्छी तरह मालिश कर दो। बहुत दर्द हो रहा है, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। मेरा शरीर अंदर से कांप रहा था। डर और घबराहट के बावजूद उसका बदन देखकर मेरा खुद पर से नियंत्रण छूटता जा रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे दिमाग पर कोई नशा सा छा रहा हो। मैं भूलता जा रहा था कि मैं कौन हूं, कैसे यहां आया हूं और आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। बस इतना महसूस हो रहा था कि अब जो होगा देखा जाएगा। साथ एक अजीब सा आकर्षण भी जाग रहा था और मैं वही सब करने लगा जो वह लड़की कह रही थी। उसके बदन पर तेल की मालिश करते हुए मेरी सांसें बेकाबू हो रही थीं। शायद उसने भी यह महसूस कर लिया। तभी अचानक उसने गहरी नजर से मुझे देखते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम तो इंसान लग रहे हो, तुम आत्मा नहीं हो। उसका ऐसा कहना सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। अब तो मेरी पोल खुल चुकी थी। अब क्या होगा? वह गुस्से में भरकर बोलने लगी, यहां कैसे घुस आए? कौन तुम्हें लाया? मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे पास आने की? उसका गुस्सा देखकर मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने सच सच सब बता देना ही बेहतर समझा। रोते हुए मैंने उसे पूरी कहानी बता दी। कैसे मैं इस दुनिया में फंस गया, कैसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और कैसे मेरा सिर कटे दोस्त ने मुझे यहां भेजा ये उम्मीद करके कि यही लड़कियां मुझे बाहर निकाल सकती हैं। मैंने उससे विनती की, आप बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, दयालु हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अभी जिंदा हूं, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी हालत देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, पर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूं भी तो कर नहीं सकती। मुझे सजा मिल जाएगी। यहाँ के नियम बहुत कड़े हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं रोते रोते उससे बार बार विनती करता रहा कि सिर्फ वही मेरी मदद कर सकती है, क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था कि वही इस मायावी दुनिया से बाहर का रास्ता जानती है। मैं उसे बार बार कहता गया कि मेरे जिंदा रहने का मतलब यही है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। और वह गहरी नजर से मुझे देखते हुए कुछ पल चुप हो गई। फिर बोली, ठीक है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। वहां सबकी नजर लगी हुई है। हमें उस मौके का इंतजार करना होगा और तब तक तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके चेहरे पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उसके मन में कोई और सोच चल रही हो। धीरे धीरे मेरी घबराहट कम होने लगी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि ये सब आत्माएं न दोस्त होती हैं न दुश्मन, बस अपने नियमों में बंधी हुई हैं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जैसा आप कहें मैं वही करूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसके कहे अनुसार हर बात मानने को तैयार हूं, बस वह मुझे इस भूतिया दुनिया से बाहर निकाल दे। वह तुरंत फुसफुसाकर बोली, शोर मत करो, पास आओ। और उसकी आवाज से ही मैं समझ गया कि बदले में वह मुझसे कुछ चाहती है। मैं डर रहा था, क्योंकि वह एक प्रेत आत्मा थी और मैं एक जिंदा इंसान, लेकिन मेरी मजबूरी का वह पूरा फायदा उठा रही थी। आखिर वह समय आ ही गया। अब उसने अपने कपड़े पहन लिए थे और मुझे संकेत करते हुए बोली कि उसके पीछे पीछे चलूं। वह मुझे घुमावदार रास्तों से ले जा रही थी। कई बार अचानक रुक जाती, मुझे छिपने को कहती और खुद भी परछाइयों में गायब हो जाती। हर कदम खतरे से भरा था, यह मैं साफ समझ रहा था, और यह भी कि वह जोखिम लेकर सच में मेरी मदद कर रही है। न जाने कितना समय बीत गया, मिनट, घंटे या शायद कई साल जैसा महसूस हो रहा था। पर अंत में रास्ता साफ दिखाई देने लगा और सामने एक बड़ा काला दरवाजा उभर आया, जहां कोई भी पहरेदार नहीं दिख रहा था। उसने जल्दी से कहा, देर मत करो, किसी भी पल पहरेदार लौट सकते हैं, हमारे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड हैं। उसने दरवाजा खोला। अंदर धुंधली रोशनी थी, पर बाहर घना अंधेरा और एक अनजाना सन्नाटा। मैं संभल नहीं पा रहा था कि आखिर यह कौन सी दुनिया है। तभी वह लड़की बोली, अब समय नहीं है, इस दरवाजे के पार जाओ और कभी वापस आने की कोशिश मत करना।
और उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं लुढ़क कर बाहर आ गया और जैसे ही पीछे मुड़ा, न दरवाजा था, न रोशनी, न वह दुनिया। मैं सड़क पर गिरा पड़ा था। कुछ पल बाद समझ आया, अरे यह तो मेरी ही दुनिया है, वही दुनिया जहां लौटने के लिए मैं तड़प रहा था। पर सवाल यह था कि समय क्या हुआ है, कितना बीत चुका है। आसमान देखकर लगा कि रात अभी बाकी है। मैं हड़बड़ाकर अपनी बाइक खोजने लगा। सड़क पर आगे पीछे दौड़ता रहा, पर वह कहीं दिख नहीं रही थी, जिससे मैं थोड़ा हतोत्साहित हो गया। पैदल चलते चलते पैर दुखने लगे और अब आसमान में हल्की सफेदी उभरने लगी। सुबह होने वाली थी। तभी मेरी नजर दाईं ओर पड़ी और मैं सन्न रह गया। सामने वही भुतहा फैक्ट्री थी, जबकि यह मेरे रास्ते में कभी नहीं पड़ती थी। और ठीक उसके पास सड़क किनारे मेरी बाइक पड़ी थी। मैं कांपता हुआ बाइक के पास गया, उसे उठाया और स्टार्ट कर दिया। मैंने दोबारा उस फैक्ट्री की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं नहीं जानता था कि मैं वहां कैसे पहुंचा, क्या क्या हुआ और किस तरह मैं जीवित बच निकला। मेरे मन में अनगिनत सवाल थे, पर एक ही जवाब मेरे सामने साफ था, मैं जिंदा था और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सच था। बाइक चलाते हुए मैं सीधे अपने घर पहुंच गया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें